के। गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्या हाल है भाई? चलते दोस्तों, बात करते हैं आगे। और जैसे कि हमारा डिस्कशन चल रहा था फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर, और हम फॉरेन एक्सचेंज रेट विदेशी विनिमय दर में जैसे कि आपने देखा कि हमने बात की कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो ये दो तरीके से होता था। आप इमेज देख रहे होंगे, वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अनदर वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है अचर विनिमय दर प्रणाली है, और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है चर विनिमय दर प्रणाली। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमने देखा कि जो अचर विनिमय दर प्रणाली है उसमें गोल्ड के आधार पर तय होता है, और फ्लेक्सिबल सिस्टम में, हाँ भाई रोहित शर्मा भाग कर आए हो क्या सर? यस, भाग कर आए हो, इसलिए शायद थोड़ी सांसें भी फूल रही होंगी, बुढ़ापा भी आ गया यार। तो दोस्तों, और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसमें मार्केट मैकेनिज्म, बाजार तंत्र, पकड़ लिया बेटा रोहित तूने, उसमें मार्केट मैकेनिज्म बाजार तंत्र के आधार पर तय होता है। और मार्केट मैकेनिज्म बाजार तंत्र के आधार पर तय होता है, बोले तो डिमांड एंड सप्लाई, बोले तो मांग एवं आपूर्ति। जैसे कि आप देख रहे हैं, नहीं हो गया रेस्ट, चले यहीं पे रेस्ट लेंगे पढ़ाते पढ़ाते। हमने कहा था कि हम देखेंगे जरा ग्राफिकली, जैसे कि अभी तक हमने आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो अब हमें बात करना है कि जो हमने कहा था, एक तो सिचुएशन होता है, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कब होता है? जब $1 60 रुपए से $1 65 रुपए का हो जाए। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एंड नाउ व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? सो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब है जब $1 60 रुपए से $1 55 रुपए का हो जाए। और अभी हमने देखा कि जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है वो किस आधार पर होता है। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन दो तरीके से होता है, और वो है कोई बात नहीं, हाँ भाई पानी पिलवा दो ना यार। सो जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमने देखा वो हो रहा है किस कारण से? जब डिमांड ज्यादा हो। और डिमांड ज्यादा कब होगी फॉरेन करेंसीज की? जब इंपोर्ट ज्यादा है, और जब फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो कम हो। और सप्लाई कम कब होगी? जब एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? कम। अगर ऐसा होता है तो इसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। और दोस्तों, जब डिमांड हमारे फॉरेन करेंसी की क्या हो जाए? कम। और डिमांड कब कम होगी? जब हमारे इंपोर्ट्स, हमारे आयात होंगे कम। और जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, वो क्या हो जाए दोस्तों? ज्यादा। और ऐसा कब होगा? जब प्रोडक्शन होंगे ज्यादा और जब एक्सपोर्ट्स होगा ज्यादा। अगर ऐसा हो जाए देन इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो दो तरह की होती है किसी भी कंट्री में, या तो वो डेप्रिशिएट करेगी या तो वो एप्रिशिएट करेगी। से तो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन। भाई ये हमारा चार्जर लगा दो, वहां लगा हुआ देखना पीछे है, ये पीछे, इसके पीछे पड़ा। सो एक होता है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, राइट। राजा बाबू सीजीएल के स्टूडेंट हूं, जीएस को 4-5 घंटे नहीं दे सकता, आई नीड हिंदी पीडीएफ। तो राजा बाबू सर का लो खटिया, जाड़ा लगे, लो बेटा सरकाओ अपनी खटिया। भरत बैंकिंग
डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन। ये लो, यहां से नोट्स डाउनलोड कर लो। और तुम सीजीएल के स्टूडेंट हो, और बेटा तुम जिंदगी में सीजीएल ही निकालने की सोचना, कभी भी सीजीएल के ऊपर मत सोचना, गलत बात है। और तुम बिल्कुल भी जीएस में 4-5 घंटे मत दो राजा बाबू। तुम ये लो ब्लॉग, यहां से सारे नोट्स डाउनलोड कर लो, सारे नोट्स यहां पर डाउनलोड कर लो सारे लोग। और ठीक है रोशन सिंह, बिल्कुल लगेगी, चिंता मत करो, करेंगे आप लोग बिल्कुल। लो भैया, ले लो नोट्स, भरत बैंकिंग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन। नोट्स ही नोट्स हैं, जाके जाओ ढूंढो, गूगल पे लिखो भरत बैंकिंग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन, और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स हैं, और आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। राइट, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन ऑफ करेंसी की। डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन क्या है? तो अब राजा बाबू कह रहा है आपकी साइट पर शॉर्ट नोट्स हैं, बेटा तुझे फुल नोट्स भी चाहिए, तुझे ठंड भी नहीं है, अब बता मेरा गला काट के ले जा तू यहां सर, है ना, तुझे फुल नोट्स भी चाहिए, तुझे ठंड भी नहीं है, अब कह रहा आपकी साइट पे शॉर्ट नोट्स हैं, अब बता क्या करूं? तो ठंड रख थोड़ी बहुत फुल नोट्स के लिए, है ना, अगर अच्छे नोट्स चाहिए तो, वरना ये ले ब्लॉग भी दे दिया। वे तुम लोग सोचते पैसा दे दिया, टीचर को खरीद लिया, बिल्कुल बिल्कुल यही विचारधारा तुम लोगों की। एक जना लिख रहा सर नोट्स कब प्रोवाइड करोगे आप लोग, जल्दी बताओ वरना हम आके तुम्हें मारेंगे दिल्ली में। सो भाई क्या विचारधारा है बच्चों की, क्या मेंटेलिटी है, समझ में नहीं आता। चलो भाई, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कब ऐसा होगा, तो इसमें हम बातें कर रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तो जरा ग्राफिकली देखेंगे कि ऐसा कब होगा। तो यहां देखो आप लोग, OX एक्सिस में हम दिखा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी में हम दिखा रहे हैं US डॉलर। तो यहां पे बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी में हम बात कर रहे हैं US डॉलर, राइट। इसके अलावा OY एक्सिस में हम बात करेंगे, OY एक्सिस में हम लोग बात करेंगे रेट, क्योंकि हमें रेट लेना है और बात करनी है इंडियन रुपीज में। तो देखते हैं कि दोस्तों आखिर ग्राफिकली इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहां देखिए, यह होता है डिमांड कर्व। जिसे नहीं पता वो बस सुनो और समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं। यह है डिमांड कर्व, मतलब आज हम डिमांड और सप्लाई के तौर पर देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता दूं छोटा सा, कि जो डिमांड कर्व है, जो मांग वक्र है, दिस DD, तो इसे बोलते हैं डिमांड कर्व। जो मांग वक्र है वो हमेशा इस तरीके का बनता है। जिसे नहीं पता इस तरीके का क्यों बनता है, उसे भी हम बाद में बताएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। नाउ इसके अलावा ये है इस समय सप्लाई कर्व, ये है SS, और इसे बोलेंगे सप्लाई कर्व। दोस्तों ये डिमांड और सप्लाई कर्व के शेप हैं। आखिर डिमांड कर्व ऐसा और सप्लाई कर्व वैसा क्यों बना, और इसका क्या कारण था, इस पर बात कही जाएगी, राइट। चलिए, सो दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व दोस्तों। इसके अलावा देखिए, अगर आज मान लो डॉलर की डिमांड है DD और डॉलर की जो सप्लाई है वो है SS। आज की डेट में डॉलर की डिमांड है DD और डॉलर की सप्लाई है SS। तो जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एवरीबॉडी ऑन द बोर्ड, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो बनेगा, एवरीबॉडी, वो बनेगा रेट R। और ये देखो दोस्तों 60। तो $1 कितने रुपए का हो गया? 60। तो ये हो गया $1 $60 का, राइट। अब मैंने कहा कि साउंड इज नॉट क्लियर। ओके दोस्तों, मुझे लग रहा है साउंड में कुछ प्रॉब्लम है। कैसे साउंड आ रही है, क्या प्रॉब्लम है?
क्या साउंड आ रही है, जल्दी बताओ, किस ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या? यहाँ पर बैटरी इज ऑल ओके, सब कुछ इज ओके, देन देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम डेफिनेटली। दोस्तों सारे लोग बोलो, अभिषेक, राहुल, पप्पू कुमार, गुड आफ्टरनून। इसका मतलब ज़्यादा लोग बोल रहे हैं साउंड का, तो कुछ ना कुछ तो साउंड में प्रॉब्लम है। सो क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों जरा देखकर बताओ क्या प्रॉब्लम है। ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या सबको? देखो दोस्तों, अब साउंड सही है क्या? जल्दी देख के बताएं। जल्दी देख के बताएं साउंड सही है नहीं। भाई ईयरफोन लगा के जरा साउंड सुनना, बच्चों साउंड प्रॉब्लम हो रही। ईयरफोन लगाओ, ये इससे ही मत देखो, ओबीएस से नहीं, वैसे ही देखो, साउंड प्रॉब्लम है कुछ। साउंड देखो, कुछ आवाज़ टिक 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 आवाज़ आ रही है शायद, देखना। ये मोस्टली आती रहती नहीं, तुम वो देखो ना, माइक में बैटरी सही है सब, साउंड लगा के देखो जरा। यस अब सही है, ओके ना, ओके ठीक है। पहले ये डीबी इसका सही नहीं कर रखा था। हाँ क्यों कर दिया था इसने? जीरो किसने किया था? नाउ ओके। तो दोस्तों सुनिए कि इस समय अगर डॉलर की डिमांड है डीडी और सप्लाई है, ऐसे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस, और ये है $1.60। अब मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट सिखा दूं जिसे पता नहीं है। जिसे पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता वो मुझसे सुन ले। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो अब जब भी डिमांड या सप्लाई, सर लिया आपने? लिया नहीं ली? सर को कॉफी लाओ। अभी अभी डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा, तो जो डिमांड और सप्लाई कर्व हैं जब भी इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं। दोस्तों जरा ध्यान समझिए, जब भी डिमांड और सप्लाई कर्व इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप याद कर लीजिए और जरा जल्दी समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस टॉपिक में। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, अगर आप जल्दी जल्दी समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ सकते हैं थोड़ा दिमाग खोल के रखिए, जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। राइट ना, अगर दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति अगर डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं, तो ये बाईं ओर शिफ्ट होते हैं। दोस्तों ये दो कॉन्सेप्ट जरा दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए। क्या अगर डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हुआ, बढ़ा, तो राइटवर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज हुआ तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अगर डिमांड इंक्रीज हुआ या सप्लाई तो राइटवर्ड शिफ्ट मतलब दाईं ओर शिफ्ट होगा, और डिक्रीज हुआ तो बाईं ओर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। राइट, चलिए तो देखिए दोस्तों, हमने यहां पे कहा कि डिमांड इंक्रीज, हमने यहां पे कहा मांग इंक्रीज। अगर जब भी मैंने कहा डिमांड इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इसका मतलब डिमांड कर्व ये है और यहां पर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, दाईं ओर। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैं कहता हूं कि दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट। अब ये शिफ्ट का मतलब क्या है? तो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो शिफ्ट का मतलब आई कैन शिफ्ट टू दिस साइड और आई कैन शिफ्ट टू दिस साइड। सो शिफ्टिंग का मतलब होता है व्हेन वी आर चेंजिंग आवर प्लेस देन इट इज कंसीडर्ड एज शिफ्टिंग। जैसे मैं कहता हूं पहले मैं एक जगह लोकेशन पे रहता था, अब मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया। तो शिफ्ट करने का मतलब है कि जब डिमांड कर्व अपनी जगह छोड़ दे और एक नई जगह बना ले, मतलब डिमांड कर्व जो डीडी था अब ये यहां से शिफ्ट हो गया और अब ये नया डिमांड कर्व बन गया डी डैश, और मैंने कहा इंक्रीज।
क्यों? क्योंकि ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो इंक्रीज, राइट। यहां देखिए सप्लाई डिक्रीज, अगर सप्लाई कर्व जब भी डिक्रीज होगा तो मैंने कहा डिमांड और सप्लाई जब डिक्रीज होंगे तो कहां शिफ्ट होंगे? लेफ्टवर्ड। जब सप्लाई कर्व डिक्रीज होगा तो कहां शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड। तो इसका मतलब जब सप्लाई कर्व डिक्रीज हो रहा है तो कहां शिफ्ट हो रहा है? डी डबल डैश। तो इसे हम कहेंगे डिक्रीज, क्योंकि ये लेफ्टवर्ड जा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए हिंदुस्तान में फॉरेन करेंसीज की, तो फॉरेन करेंसीज विदेशी मुद्राओं की मांग कब बढ़ेगी? जब हमारे देश में इंपोर्ट्स, हमारे देश का आयात बहुत ज्यादा होगा। अगर हमारे देश का इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होगा, अगर हमारे देश के आयात बहुत ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब है हमें, अगर हम विदेशों से ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो हमारी जेब में फॉरेन करेंसी होनी चाहिए और हम लोग डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसीज की। तो ऐसे में डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड। और ऐसा कब होगा? जब हमारा इंपोर्ट्स क्या है? ज्यादा है। और साइमल्टेनियसली डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिक्रीज में जब हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है? कम है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, डी डैश। और दोस्तों जो सप्लाई, यहां पर ये तो डिमांड डिक्रीज हुई, और जो सप्लाई कर्व है, जो आपूर्ति वक्र है, अब जो सप्लाई कर्व है, दिस इज द सप्लाई कर्व, लुक एट द बोर्ड, सप्लाई डिक्रीज, तो ये हमारा सप्लाई कर्व है एसएस। जब ये डिक्रीज होगा, यहां देखो सप्लाई डिक्रीज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसका मतलब सप्लाई डिक्रीज होगी तो कहां जाएगा? लेफ्ट साइड। तो अब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो नया सप्लाई कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एच डैश एंड एच डैश, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज। तो ये यहां पे सप्लाई कर्व क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हैं? कम। अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट, सप्लाई डिक्रीज होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब जरा ध्यान से देखना, यहां डिमांड इंक्रीज हुआ, सप्लाई डिक्रीज हुआ, बोथ आर इंटरसेक्टिंग हियर, दोनों यहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए आप लोग अपने आप ऑब्जर्व करिए, यहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा, ग्राफ अपने आप बोल रहा, तो ऑब्जर्व करिए, आर से हो गया रेट R1 और 60 से हो गया दोस्तों कितना? 65। ये देखो $1 अब 60 रुपए से कितने का हो गया? 65। बोलो जी, क्लियर है? नाउ ओके, कुछ आवाज आ रही है अभी भी स्टिल, जरा देखते हैं। बीस कर दो उसको, इस स्टूडियो में बंद करना जरा उसको ऊपर से। अरे इसको माइक तो दोस्तों देखिए साउंड सही है क्या है? तो दोस्तों चलते हैं आगे और देखिए, जब डिमांड डिक्रीज हो, जब डिमांड डिक्रीज कब होगा? जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहां देखिए ये नया डिमांड कर्व बन गया डी डबल डैश। ये कब? जब डिक्रीज हो रहा है डिमांड। और सप्लाई इंक्रीज हो, सप्लाई इंक्रीज कब होगा? जब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट। यहां देखिए डिमांड सप्लाई इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, तो सप्लाई इंक्रीज का मतलब है सप्लाई कर्व बन गया राइटवर्ड शिफ्ट। लुक एट द बोर्ड, दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व एंड दिस इज इंक्रीज, राइट। अब दोस्तों जब डिमांड फॉरेन करेंसीज की डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिमांड कर्व लेफ्ट साइड डी डबल डैश, और सप्लाई इंक्रीज, इसका मतलब सप्लाई कर्व राइट साइड एच डबल डैश। अब देखिए न्यू डिमांड और न्यू सप्लाई कहां? यहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड, अपने आप ऑब्जर्व करो, R2 बोले तो व्हाट? 55। दोस्तों अब देखिए ये 60 से कितना हो गया? 55, एंड दिस इज कॉल्ड
एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो दोस्तों यहां पर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हमने हवाबाजी में पढ़ा था कि डिमांड इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट द सेम कॉन्सेप्ट को हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझा। नाउ दोस्तों आई एम गोइंग टू मेक माय डिस्कशन हेंस प्रूव्ड। अब अपना डिस्कशन को हेंस प्रूव्ड करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो आज डॉलर की डिमांड डीडी है, लुक एट द बोर्ड। आज डॉलर की डिमांड है दिस डीडी, और जो आज डॉलर की सप्लाई है एसएस। अगर आज की डेट में डॉलर की डिमांड डीडी है और सप्लाई एसएस है, इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज 60। फॉरेन एक्सचेंज रेट इस समय कितना है दोस्तों? 60 रुपए है, राइट। अगर मान लो आज की तारीख में आज डॉलर की डिमांड भी इंक्रीज हो जाए और सप्लाई भी इंक्रीज हो जाए, अगर आज की डेट में डॉलर की डिमांड इंक्रीज हुई और सप्लाई भी इंक्रीज हुई, अगर डॉलर की डिमांड इंक्रीज हुई, डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हुई, इसका मतलब डॉलर की डिमांड इंक्रीज कब होगी? जब हमारे देश में इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। और डॉलर की सप्लाई इंक्रीज कब होगी? जब एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। इसका मतलब है आज की डेट में डिमांड भी बढ़े, सप्लाई भी बढ़े, मतलब इंपोर्ट्स भी बढ़े और एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। अगर दोस्तों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ते हैं, लुक एट द बोर्ड, डिमांड इंक्रीज डी डैश, सप्लाई इंक्रीज एच डबल डैश। अगर दोनों इंक्रीज हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस, एंड ऑब्जर्व करो, द फॉरेन एक्सचेंज रेट विल रिमेन कांस्टेंट। द फॉरेन एक्सचेंज रेट विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है 60 रुपए का 60 रुपए ही रहेगा। तो यहां पर हमने जो सीखा उसे हमने यहां ग्राफिकली प्रेजेंट करके समझा, और इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप दोस्तों आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। चलते हैं जरा और आगे बात करते हैं और कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब भाई मैं जल्दी से इस ग्राफ को मिटाता हूं और थोड़ा आगे चलता हूं। तो देखते हैं कि इसके आगे हम लोग और क्या डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जो हमारी यूनिट चल रही है इकोनॉमी की, वो चल रही है दोस्तों फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। सो फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, राइट। नाउ अब जरा थोड़ा सा तुम लोगों का दिमाग घुमाते हैं, और बस आज ज़्यादा लंबी ये वाली क्लास नहीं है, क्योंकि ये पूरी यूनिट ख़त्म होने के बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद फिर नया चैप्टर देखेंगे अगली क्लास में। सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। So next chapter is मुद्रा का अवमूल्यन, not a chapter, it's a part of this unit only. मुद्रा का अवमूल्यन। Now what is depreciation of currency? अब ये मुद्रा के अवमूल्यन का मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, $1 मान लो 50 रुपए। अब $1 इज इक्वल टू 55 रुपए। जल्दी से मुझे कमेंट के द्वारा आंसर देना, फास्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी को क्या बोला था? जल्दी से दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने इसी को क्या बोला था? थोड़ी देर पहले जल्दी बताइए। जब $1 50 से $1 55 हो जाए, तो थोड़ी देर पहले मैंने इसी को क्या बोला था? अबे घनचक्करों कहाँ चले गए तुम लोग? जल्दी। थोड़ी देर पहले मैंने इसी को क्या बोला था? जब $1 60 से $1 55 हो जाए। यस, MD सेफ रेन, यस। अबे रोहित, तूने क्या चढ़ा के बैठा क्या तू अभी? जब 50 से $55 हो रहा है तो क्या बोला? तू तो बड़ा स्मार्ट है। फिर आज क्या हो गया तुझे? अब बिल्कुल सेफ सही है। सो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने इसी को बोला था, डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। लुक एट द बोर्ड, 60 से 65 जब हो रहा है इंडियन रुपी तो डेप्रीसिएशन, लेकिन अब मैं इसी को कह रहा हूं डिवैल्यूएशन। तो दोस्तों ये डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का मूल्यह्रास, और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन, क्या मतलब इन दोनों कॉन्सेप्ट में जरा ध्यान से देखें। देखो भी, यहां पर भी इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो रही है और यहां पर भी इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन when the value of Indian currency decreases,
व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल, तब हम इसे कहते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। जब हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो, किस वजह से? मांग एवं आपूर्ति की वजह से, मार्केट फोर्सेस बाजार सेवाओं और सेनाओं की वजह से, मार्केट मैकेनिज्म बाजार तंत्र के आधार पर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के आधार पर, प्रोडक्शन के बेस पर, तो इसको हम कहते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का मूल्यह्रास। लेकिन व्हाट इज डिवैल्यूएशन? सो डिवैल्यूएशन का मतलब है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री डेलीबरेटली का मतलब है स्वयं की इच्छा से, डिक्रीजेस द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी एंड इंटरनल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। सो दोस्तों, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब है, हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं जरा सुने फिर बाद में लिखना, व्हाट इज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी? मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब है जब किसी देश की सरकार स्वयं अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से अपने देश की मुद्रा का बाहरी मूल्य कम कर दे एवं जो आंतरिक मूल्य है, इंटरनल वैल्यू है, वो क्या रहे? समान। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं, फिर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब समझेंगे। तो आप जरा गौर से देखिए कि अगर यहां पर जो $1 50 रुपए का था, अब $1 55 का हो गया। चलो और अच्छे समझने के लिए इसको अपन कर देते हैं 70। लेकिन दोस्तों मैं फिर से बता दूं, यहां पर 50 की जगह 51, 52, 53, 54, 55, 56, 70 जितना भी हो सकता है। सो वो डिपेंड कर रहा है सरकार कितने % का डिवैल्यूएशन कर रही है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया 40% का डिवैल्यूएशन हो गया, 50 से मान लो 70, राइट ना। तो जरा ध्यान से देखिए, अब व्हाट इज द एक्सटर्नल वैल्यू, इंटरनल वैल्यू? देखो, जो किसी भी देश की जो मुद्रा है, किसी भी देश की जो करेंसी है, उसकी दो वैल्यूज हैं, एक कंट्री के अंदर और दूसरी कंट्री के बाहर। भाई कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर, इसका मतलब क्या है? तो कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर का मतलब यह है, जैसे मैं 100 रुपए का नोट यूएस में लेके गया, 100 रुपए का इंडियन रुपी, तो अब वहां का मतलब है कि वहां की करेंसी में 100 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर है, तो इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल वैल्यू। और इंटरनल वैल्यू का मतलब है मैं 100 रुपए का नोट लेकर एक बाहर दुकान पर गया और उससे दो तीन लोग गए और कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो मतलब 100 रुपए में इंडिया के अंदर कितनी चीजें खरीद पा रहे हैं, तो इंडियन रुपीज में ही खरीदेंगे। उसे कहते हैं डोमेस्टिक वैल्यू, उसे कहते हैं इंटरनल वैल्यू, उसे कहते हैं घरेलू मूल्य, उसे कहते हैं आंतरिक मूल्य, राइट। और उसी 100 रुपए के नोट में जब हम विदेश में जाएंगे तो वो 100 रुपए का नोट हम उस देश की करेंसी से कंपेयर कराएंगे, तो इसे बोलेंगे एक्सटर्नल वैल्यू। इसका मतलब ऐसे भारतीय मुद्रा, इसकी इंटरनल वैल्यू का मतलब है कि घरेलू बाजार में आप उस मुद्रा से कितने आइटम खरीद सकते हैं। बाहरी मूल्य का मतलब है उसका कि अगर हम उस मुद्रा को किसी दूसरे कंट्री के मुद्रा से कंपेयर कराएं और उस अंतरराष्ट्रीय बाजार में, मतलब बाहरी बाजार में कितनी चीजें खरीद पाएं, तो उसे कहेंगे बाहरी मूल्य, उसे कहेंगे एक्सटर्नल वैल्यू। तो जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री डेलिबरेटली डिक्रीजेस द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, मतलब जब किसी सरकार ने स्वयं अपनी इच्छा से अपनी देश की मुद्रा का बाहरी मूल्य क्या कर दिया? कम कर दिया, एवं आंतरिक मूल्य क्या रहा? समान। इसका मतलब क्या है? तो जरा गौर से बोर्ड की ओर देखिए। $1 पहले 50 रुपए का था, अब $1 70 रुपए का हो गया, मतलब डॉलर 50 की जगह 70 का हो गया। इसका मतलब दोस्तों जरा ध्यान लगाइए कि जो डॉलर 50 रुपए का था, अब वो डॉलर 70 रुपए का हो गया। इसका मतलब पहले मैं 50 रुपए में जो चीज खरीद लेता था, अभी देखिए यहां पे 50 रुपए की वैल्यू कितने रुपए में आ गई? 70। 50 रुपए की वैल्यू कितने रुपए में आ गई? 70। लेकिन मैंने साफ साफ कहा कि इंटरनल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, आंतरिक मूल्य समान रहता है। क्यों? मान लो पहले ये मार्कर मैं बाजार में जब जाता था तो 50 रुपए का मिलता था,
चूंकि अगर 50 रुपए की वैल्यू अब 70 रुपए में आ गई, इसका मतलब ये 50 रुपए का मार्कर अब मुझे कितने मिलेगा, 70 रुपए मिलेगा। तो मैं कहूंगा हाय रब्बा महंगाई आ गई। अरे बोलो यस नॉट, बट आई मेड इट वेरी क्लियर कि इंटरनल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है इंडिया के अंदर 50 रुपए की नोट की वैल्यू 50 रुपए और 70 रुपए के नोट की वैल्यू 70 रुपए। तो इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। फाइनली कि अवमूल्यन का मतलब है मुद्रा के, अवमूल्यन का मतलब मुद्रा के कि जब किसी देश की सरकार स्वयं अपने मुद्रा के मूल्य को कम कर दे, लेकिन कौन सा बाहरी मूल्य और आंतरिक मूल्य समान रहे, तो इसे डिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो वित्त मंत्रालय है, तो हमारे हिंदुस्तान में एक था पहले फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, लेकिन अब उसे कर दिया गया फेमा 1999 से, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह राइट है कि और आरबीआई के साथ मिलकर कि वो हमारे हिंदुस्तान की करेंसी को अपने मन से उसकी एक्सटर्नल वैल्यू कम कर सकता है अपनी तरफ से और ज्यादा कर सकता है। तो ये हमारे देश की सरकार के पास स्वयं राइट है। लेकिन जब भी अगर ज्यादा कम करते करेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर आईएमएफ इज देयर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा था आईएमएफ। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष है, फिर वो इंटरफेरेंस करेगा। लेकिन वैसे कोई इंटरफेरेंस नहीं, अगर किसी भी देश की सरकार चाहे तो वो डिवैल्यूएशन कर सकती है, वो अवमूल्यन कर सकती है, राइट। तो मुझे लगता है अब डिवैल्यूएशन की मीनिंग तो सबको समझ में आ गई। जिसे मीनिंग समझ में आ गई उसके मन में बौखलाहट हो रही होगी और एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों करेगी। दोस्तों उसे उठ रहा होगा भैया अभी तो आप कर रहे थे कि एप्रिसिएशन बहुत अच्छी बात है, एप्रिसिएशन होना चाहिए, मुद्रा का मूल्य बढ़ना चाहिए, इंडियन रुपी मजबूत होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि सरकार खुद कर रही। तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई साहब व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री डेवैल्यूएट्स देयर इट्स करेंसी। तो अगर किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करती है तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि इंडिया कभी अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन नहीं करती है, भारत कभी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करती है। वहीं पर आप एक बात और जान लीजिए कि इंडिया ने पीछे 4 बार और 3 सालों में डिवैल्यूएशन किया है। एक बार 1949 में और एक बार 1966 में और 1991 में 2 बार। अर्थात भारत की सरकार ने पीछे 4 बार 3 सालों में डिवैल्यूएशन किया है, 1949, 1966 और 1991 में 2 बार। लेकिन आजकल हम कोई डिवैल्यूएशन नहीं करते। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि जो चाइना है, जो जापान है, वो बार बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। तो जो बच्चे बहुत ध्यान से क्लास को सुन रहे हैं उनके दिमाग में जरूर सवाल उठ रहा है कि भैया इंडिया क्यों नहीं करती, और तो और जवाब सवाल आ रहा है कि चाइना और जापान क्यों करते हैं। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से अगले 10-15 मिनट में सीखने को मिल जाएगा। तो अब जरा ध्यान से समझिए, चलते हैं थोड़े नेक्स्ट डिस्कशन की ओर कि ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स ऑफ डिवैल्यूएशन। तो दोस्तों किसी भी कंट्री का अवमूल्यन का उद्देश्य एवं परिणाम। तो दोस्तों जब भी कोई कंट्री डिवैल्यूएशन करती है तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या परिणाम है। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाके पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग सीडीएस, एसएससी तो साइड में रख दो, इंक्लूडिंग सीएपीएफ, इंक्लूडिंग असिस्टेंट कमांडेंट, इंक्लूडिंग लाइक दिस स्टेट पीसीएस तक का, और कई बारी यूपीएससी के प्रीलिम्स में, लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स में थोड़ा और टच करते हैं इसको। तो दोस्तों अगर आप स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम सॉल्व करेंगे तो डिवैल्यूएशन से सिर्फ एक सवाल आता है, वो ये द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज, या एक सवाल आता है कि व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। सो दोस्तों दोनों सवालों को एक साथ क्रैक करेंगे और समझेंगे कि आखिर डिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है और डिवैल्यूएशन करने का उद्देश्य क्या है या परिणाम क्या है। तो देखो दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकली देखेंगे। मान लो ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा देश भारत, और दोस्तों ये है एक विदेशी देश फॉरेन कंट्री, ये है हमारा हिंदुस्तान और ये है फॉरेन कंट्री, राइट। अब अगर एक मशीन, एक कोई भी वस्तु, कोई भी आइटम हमने इंडिया से इस देश को किया एक्सपोर्ट, ध्यान से सुनते जाना बेटा,
बुढ़ापे तक कॉन्सेप्ट दिमाग से नहीं निकलेगा। दोस्तों ये है हमारा हिंदुस्तान। अगर हम एक आइटम, एक मशीन इस कंट्री को करते हैं एक्सपोर्ट, हिंदी में निर्यात, जब दोस्तों हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, तो ये कंट्री हमें पेमेंट करेगा। और दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, ये जो मशीन है ये है रुपीज 1,00,000 की, 1,00,000 रुपए की मशीन हमने इसको एक्सपोर्ट की, निर्यात की। चूंकि अभी $1 50 रुपए का है, एवरीबॉडी, अभी $1 50 रुपए का है। तो जब हम इसको एक मशीन एक्सपोर्ट करेंगे 1,00,000 की, तो $1 50 रुपए का है, तो ये कंट्री हमें कितने डॉलर भेजेगी? 2,000। मतलब इस कंट्री को एक मशीन $2,000 की पड़ रही है। और वहीं पर अगर सरकार कर दे डिवैल्यूएशन और क्या भैया देखो अब $1 50 की जगह कितने का हो गया? 70 का हो गया। तो जब सेम मशीन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब ये कंट्री हमें कितने डॉलर भेजेगी? चूंकि अब तो हिंदुस्तान में $1 70 रुपए का हो गया है, तो दोस्तों अब अप्रॉक्स ये कंट्री अब हमें भेजेगी मात्र $1,400। इसका मतलब है डिवैल्यूएशन से पहले, अवमूल्यन से पहले इस कंट्री को जो मशीन पड़ रही थी वो $2,000 की पड़ रही है, लेकिन आफ्टर डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन के बाद जो मशीन $2,000 की थी वो मात्र $1,400 की पड़ रही है। तो ऐसे टाइम पर ये कंट्री क्या कहेगा, जल्दी बताओ। तो भाई ऐसे टाइम पर ये कंट्री कहेगा भैया भारत, तुम्हारे पास जितनी भी मशीनें हो, जहाज हम भेज रहे, रख के सारी भेज दो, क्योंकि $2,000 की जगह मात्र $1,400 में मिल रही है। और जब बल्क में वो कंट्री मशीनें खरीदेगी तो उसे कितना ज्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? स्मार्ट बच्चे समझ गए, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ एनी कंट्री। दोस्तों डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? अगर कोई भी देश अपना निर्यात का स्तर बढ़ाना चाहता है, अगर कोई भी देश अपना एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो करते हैं क्या? डिवैल्यूएशन। दोस्तों इसको थोड़ा सा पलट के देख लो और अपने आप मुझे लगता है समझ में आ जाएगा कि ये है एक फॉरेन कंट्री। एवरीबॉडी प्लीज पे योर काइंड हार्टेड अटेंशन। ये है फॉरेन कंट्री, राइट? अगर इस कंट्री से अब भारत ने करी एक मशीन इंपोर्ट, जस्ट टेक एन एग्जांपल अपोजिट ऑफ दिस। सो अब यहां से अब हमने विदेश से एक मशीन करी आयात, और ये मशीन है मान लो $5,000 की, ये मशीन है $5,000 की। चूंकि $1 50 रुपए का है, हमने $5,000 की मशीन इंपोर्ट की, तो हमने इनको भेज दिए उठाकर, और कितने की पड़ी? 2.5 लाख रुपए की। चूंकि भेजेंगे तो हम डॉलर ही, लेकिन मशीन कितने की पड़ रही है? तो वो 2.5 लाख रुपए की। बोलो जी क्लियर? अब जब $1 50 की जगह $1 70 का हो गया, अब ये जो $5,000 की मशीन थी, अब हम इसका जब इंपोर्ट करेंगे, चूंकि $1 50 की जगह 70 रुपए का हो गया, तो अब इंपोर्ट करेंगे तो 3.5 लाख रुपए की मशीन पड़ेगी। तो 3.5 लाख रुपए की मशीन पड़ेगी। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया 2.5 लाख और 3.5 लाख कैसे आया, तो बेटा उसे बॉर्नवीटा पीना बहुत जरूरी है। तो बिना बॉर्नवीटा के उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसकी जिंदगी में कुछ स्वाद नहीं आने वाला। तो अगर किसी बच्चे को ये 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख समझ में नहीं आया तो बॉर्नवीटा का सेवन करने लगे। बाकी जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी कह रहे हैं सर ने बहुत सही ज्ञान दिया। तो दोस्तों देखिए, जो मशीन हमें डिवैल्यूएशन से पहले 2.5 लाख की पड़ रही थी, वो डिवैल्यूएशन के बाद हमें 3.5 लाख की पड़ने लगी। तो क्या इंडिया उस मशीन का आयात और इंपोर्ट करती रहेगी? तो क्या इंडिया उस मशीन का आयात और इंपोर्ट करती रहेगी? आपके दिमाग में आया नहीं, आपके दिमाग में आया नहीं। इसका मतलब है डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? डिवैल्यूएशन करते हैं टू डिक्रीज द लेवल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों डिवैल्यूएशन करने से, मुद्रा का अवमूल्यन करने से किसी भी देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स कम होते हैं। और जल्दी से बताइए दोस्तों, अगर किसी देश का एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो इज इट अच्छा और बुरा? तो ये अच्छा है या बुरा है? क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा फॉरेन रिलेशन में तो मेंटेन होगा ही होगा, और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो भी बढ़ेगा। और जितना कम इंपोर्ट होगा उतना ही कम हमारे इंडिया से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा, और इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज्यादा होंगे, विदेशी मुद्राओं का संग्रहण ज्यादा होगा। और अगर हमारे कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा है, तो जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो बहुत अति आवश्यक चीजें हैं, जो हमारे
देश में प्रोड्यूस नहीं होती तो उन चीजों को हम विदेशों से इंपोर्ट कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल तो इंडिया में तो प्रोड्यूस होता नहीं है, वर्ल्ड में कुछ ही जगह हैं जहां प्रोड्यूस होता है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, अंगोला, नाइजीरिया, कतर, यूएई, इक्वाडोर, लीबिया पेनिनसुला, सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में प्रोड्यूस होता है। अगर वहां से क्रूड ऑयल चाहिए तो भैया जेब में फॉरेन करेंसी होनी चाहिए या नहीं? तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान में ये इसलिए डिवैल्यूएशन किया जाता है कि जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इंपोर्ट कम हो। और डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? तो देखिए दोस्तों, डिवैल्यूएशन करते हैं किस लिए? टू मेक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिससे दोस्तों हमारे हिंदुस्तान का जो भुगतान संतुलन है उसे फेवरेबल बनाया जा सके, उसे अच्छा बनाया जा सके। और बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होगा? जब किसी देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और जब किसी देश का इंपोर्ट्स कम होगा। अगर कोई भी देश, ये मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये बता चुका हूं, तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल बनेगा क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगेंगे और इंपोर्ट्स घटने लगेंगे। और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है, जो चालू लेखा घाटा है, ये सब सरप्लस में बदलने लगेंगे और ये सब अधिक होने लगेंगे घाटे की जगह। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर डिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? तो डिवैल्यूएशन अब मूल्यन किया जाता है दोस्तों किस लिए? फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों आयात विस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए किया जाता है डिवैल्यूएशन। अब ये आयात विस्थापन या आयातों का स्थानापन्न या आयातों का विस्थापन, ये क्या होता है? दोस्तों आयात विस्थापन, इंपोर्ट्स का डिवैल्यूएशन, इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, कान खोल के जरा ध्यान से डिस्कशन सुनना दोस्तों, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, आयात विस्थापन का मतलब है कि जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे, चूंकि डिवैल्यूएशन के बाद उनका इंपोर्ट पड़ने लगा क्या? महंगा। एवरीबॉडी, जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे थे डिवैल्यूएशन के बाद इंपोर्ट करने लगे महंगे, इंपोर्ट पड़ने लगे महंगे और आयात हो गया महंगा। यस और नॉट? तो जब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, जब आयात महंगा हो जाएगा तो क्या? जैसे देखो इंडिया, मान लो ये कैमरा, अभी क्या है, इंडिया ये कैमरा खुद प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन बात यह है चूंकि अगर इंडिया इस कैमरे को प्रोड्यूस करता तो मान लो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता 2.5 लाख रुपए। अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2.5 लाख रुपए आता तो वो 280, 2.5 मतलब 3 लाख में बेचता। और रादर देन प्रोड्यूसिंग द कैमरा, इंडिया ने क्या किया कि इस कैमरे को चाइना से इंपोर्ट कर लिया। अब जब चाइना से इंपोर्ट कर लिया तो पड़ा सिर्फ मान लो 80,000 का, या पड़ा सिर्फ मान लो 1 लाख का, और अब इसे यहां पर 2-2.5 लाख का बेच दिया। तो जल्दी से बताओ, बीइंग अ प्रोड्यूसर, एक उत्पादक होने के नाते, व्हाट वुड यू प्रेफर? कि आप क्या प्रेफर करेंगे, इसका इंपोर्ट करेंगे या इसको प्रोड्यूस करेंगे? तो चूंकि इंपोर्ट करने पे सस्ता मिल रहा है तो आप सोचोगे अरे छोड़ो यार, प्रोड्यूस करना, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमारे देश के हजारों लोग वस्तुओं का इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों लेकिन सरकार ने कहा चलो भैया डिवैल्यूएशन, सरकार ने कहा अब $1 50 नहीं 70 रुपए का होगा। तो दोस्तों जो लोग इंपोर्ट करते थे इस कैमरे का, चूंकि उनको इस कैमरे का इंपोर्ट पड़ने लगा क्या? महंगा। चूंकि उन्हें इंपोर्ट महंगा पड़ने लगा तो अब वो सोचेंगे कि इंपोर्ट क्यों करें। अब वो सोचेंगे कि यदि हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो महंगा पड़ रहा है, इससे अच्छा इस चीज को हम इंडिया में ही क्या करें? प्रोड्यूस करने लगें। तो इसे कहेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एवरीबॉडी, इसे कहेंगे क्या? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसे कहेंगे आयात विस्थानापन्न। इसका मतलब है जो चीजें भारत में प्रोड्यूस नहीं होती थी, लेकिन चूंकि डिवैल्यूएशन से इंपोर्ट्स महंगे पड़ने लगे, आयात महंगे हो गए, तो हमारे देश के लोग उसे इंपोर्ट करने की बजाय, उसका आयात करने की बजाय, उसका विस्थापन, उसका स्थानापन्न, उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में ही ढूंढेंगे। अब वो चीज भी इंडिया में प्रोड्यूस होगी, जिससे इंडिया का प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, जिससे इंडिया का उत्पादन स्तर बढ़ेगा, और प्रोडक्शन लेवल, उत्पादन स्तर बढ़ने से इंडिया की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। इंडिया का अगर जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तो इसका मतलब इंडिया का
इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि होगी। अगर हमारे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा, हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी, हमारे हिंदुस्तान का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इसका मतलब है लोगों की इनकम का लेवल बढ़ेगा। अगर लोगों की इनकम का लेवल बढ़ेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों का जैविक स्तर बढ़ेगा। इसलिए हम लोग करते हैं क्या, सरकार करती है क्या, डिवैल्यूएशन। तो मुझे लग रहा है एक पार्ट तो समझ में आ गया कि डिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट्स कम हो, हमारे देश में प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे, फॉरेन रिजर्व बढ़ने लगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होने लगे। अब दोस्तों दूसरा पार्ट कि इंडिया क्यों नहीं करती और चाइना और जापान क्यों करते। अगर बहुत स्मार्ट बच्चे हैं तो वो अपने आप सीख जाएंगे कि इंडिया डिवैल्यूएशन क्यों नहीं करती और चाइना और जापान डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। तो इंडिया डिवैल्यूएशन इसलिए नहीं करती क्योंकि दोस्तों इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इंडिया बहुत इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट कम करती है। मतलब इंडिया इज मोर इंपोर्टिंग एंड लेस एक्सपोर्टिंग कंट्री। भारत आयात अधिक और निर्यात कम करता है। इसका मतलब हम ऑलरेडी गड्ढे में हैं, क्योंकि आयात ज्यादा है और निर्यात कम। अगर दोस्तों ऐसे में हमने डिवैल्यूएशन कर दिया, ऐसे में हमने अवमूल्यन कर दिया, ऐसे में अगर हम डिवैल्यूएशन करेंगे तो राइट नाउ वी आर इन गड्ढा, क्योंकि चूंकि डिवैल्यूएशन करने से इंपोर्ट और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो राइट नाउ वी आर इन गड्ढा, बट आफ्टर डिवैल्यूएशन वी वुड बी इन द खाई। दोस्तों इसलिए हम लोग डिवैल्यूएशन नहीं करते, क्योंकि डिवैल्यूएशन करने से हमारी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि भारत अधिक आयात और कम निर्यात करने वाला देश है। वहीं पर चाइना और जापान बार बार अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन, चाइना और जापान बार बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों चाइना और जापान आर मोर एक्सपोर्टिंग एंड लेस इंपोर्टिंग कंट्रीज, क्योंकि वो लोग निर्यात ज्यादा करते हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उनके प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज्यादा है, और उनका निर्यात स्तर ज्यादा है और आयात स्तर कम है। इसलिए वो बार बार करते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जिससे दोस्तों चाइना और जापान जब बार बार डिवैल्यूएशन कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब उनने डिवैल्यूएशन किया तो उनके प्रोडक्ट्स अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो गए। जैसे दोस्तों अगर मान लो भारत डिवैल्यूएशन कर दे तो जो भारत 2000 की चीज एक्सपोर्ट कर रहा था अब वो सिर्फ 1400 की एक्सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब है भारत के प्रोडक्ट्स अंतरराष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांडेड होंगे, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांडेड होंगे। अरे बोलो यस और नॉट। इसलिए दोस्तों हम लोग इसलिए चाइना और जापान क्यों डिवैल्यूएशन करता है? मोबाइल ला दीजिए मेरा, और मुझे कुछ वो चाहिए क्वेश्चंस ना। दोस्तों चाइना और जापान क्यों डिवैल्यूएशन करता है? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड अंतरराष्ट्रीय बाजार में है, और दोस्तों वो निर्यात अधिक करते हैं, आयात कम। इसीलिए चाइना बार बार डिवैल्यूएशन करता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने डिवैल्यूएशन किया तो उसके प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। अगर उसके प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो भारत जैसे लोग उसके प्रोडक्ट्स को दे दनादन इंपोर्ट करेंगे। भारत जैसे लोग उसके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब है भारत में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। और वो जानबूझ के बार बार डिवैल्यूएशन इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की घरेलू कंपनियों को जड़ से उखाड़ फेंकें, और दोस्तों पूरे भारत के डोमेस्टिक मार्केट में चाइना और जापान के प्रोडक्ट्स दिखाई दें और भारतीय घरेलू कंपनियां तहस नहस हो जाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ चाइना और जापान के प्रोडक्ट से घिर जाए और इंडियन कंपनीज को वैनिश कर दिया जाए। इसलिए वो डिवैल्यूएशन करती हैं। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, इंडिया क्यों नहीं करती, चाइना और जापान क्यों करती है। सो दोस्तों इसे कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। नाउ दोस्तों अब आप पूछ सकते हैं जितने भी आपके सवाल हो। चलिए दोस्तों जल्दी लाइए। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ ज्ञान मिला होगा आप लोगों को। थैंक यू अजीत।
किस पे मेल करना है? कर लो। रोहित शर्मा एक युवान इज इक्वल टू गूगल पे डाल ले, देख ले, इतनी देर में तो गूगल पे देख लेता। बच्चों की तरह सवाल पूछते हुए तुम लोग हैं। अबे गूगल पे डाल, देख, सबसे ऊपर आ जाएगा जितनी देर में मैं बताऊंगा। सर 1991 में हमारी इकोनॉमी की कुछ एस पर पड़ा होगा कुछ। हाँ, तो 1991 में भारत ने एलपीजी इंट्रोड्यूस किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था, इसलिए 1991 में भारत ने डिवेल्युएशन किया। सो दोस्तों, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, इसलिए डिवेल्युएशन किया था उस समय, राइट। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अजीत। सो सर्च ऑन टेलीग्राम @टाइम्स कोचिंग। तो अगर आप @टाइम्स कोचिंग टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहां पर हमारा पूरा ग्रुप है टाइम्स कोचिंग का, और बहुत सारे बच्चे उसमें रोज रोज ऐड हो रहे हैं। तो आप लोग भी उस ग्रुप को ज़्यादा बड़ा से बड़ा बनाएं, और उसमें आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप लोग पोस्ट करते रहा करें, लेकिन भसड़बाजी ना मचाएं। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ने में ध्यान दें, राइट। और अगर सिर्फ जिंदगी में सच में पढ़ना चाहते हो तो ईमानदारी से पढ़ें, जिस तरीके से टाइम्स के पूरा परिवार, टाइम्स के पूरे टीचर्स आपको जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं, इसी तरह से आप भी जी जान लगा कर पढ़ें। नहीं तो बेटा जिंदगी का ये जो बहुमूल्य समय है वो बर्बाद हो जाएगा, फिर बेटा किसी काम के नहीं रहोगे, ना माँ बाप को अपनी शकल दिखा पाओगे, ना समाज में प्रतिष्ठा रहेगी, और अपना मुंह भी अपनी तरह अच्छी तरह से नहीं देख पाओगे। बाद में याद आएगा कि जब पढ़ने का समय था तब हमने अच्छा समय पढ़ाई में नहीं लगाकर हवाबाजी में और यहाँ वहाँ लगा दिया। यहाँ वहाँ का मतलब तुम लोग बहुत समझदार हो, अपने आप समझ गए हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं, राइट। यस, इसलिए ट्रेड ऑफ बैलेंस पॉजिटिव था रोहित। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हम लोग हर चैप्टर के बाद अपने क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आई होप आप लोगों को ये तरीका बड़ा मजा आ रहा होगा। भगवान कसम, जो पीडीएफ कहता मन होता सामने दो मारे चाट है। सो दोस्तों, अभी तुम ऑफलाइन में होते, ठुक चुके होते अभी तक मुझसे। सो बेटा अभी क्या है कि भाई इतना पढ़ा रहे यार तुम लोगों को, तुम लोग पीडीएफ 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 कर रहे। अबे यही पीडीएफ है, यही पीडीएफ है, मरो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो इसी का, और जब हम पढ़ा रहे तो हिंदी में लिख लो। काय का पीडीएफ 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 कर रहे तुम लोग, समझ में नहीं आता मुझे, और इतना सारा ज्ञान दे रखा तुम्हें है। सो एलपीजी क्या है अभी नहीं, सैफरान, सैफरेन, सो एमडी, तो अभी नहीं, पीडीएफ का वो सॉरी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्लानिंग के चैप्टर में एक्सप्लेन होगा, जब 1951 से 5 ईयर प्लान शुरू होंगे और 2017 तक के 5 ईयर प्लान्स डिस्कशन होगा। जब उसमें बीच में 1990 की कहानी आएगी तब आपको बताया जाएगा एलपीजी क्या है, राइट नाउ। सर आपके पढ़ाने के स्टाइल से पीडीएफ की जरूरत नहीं है। यस अजीत, इन पगलों को समझाओ बे तुम। कम से कम ये पता नहीं कैसे बच्चे हैं, मर रहे पीडीएफ। अबे ये देख क्या पीडीएफ चाहिए, ये देख, ये ज्ञान है, पीडीएफ पे मरे जा रहे। अब ये है कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, क्वेश्चंस करवा दिए, तुम जाके किसी और किताब को पढ़ो, किसी और क्वेश्चंस को पढ़ो, मिल गया तुम्हें ज्ञान। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन प्लीज मुझे अपनी स्क्रीन पर भी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, से रीड करें कि बहुत ईजी क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन, और आप सारे लोग जवाब दे दोगे। और बेटा इस सवाल का मैं जवाब देने वाला नहीं हूं, इस पॉपअप को इस साइड ले जाओ ना। इस पॉपअप को उठाओ यहां से, नहीं नहीं बेटा, हाँ यहाँ से, नहीं नहीं साइड से, ओहो, जस्ट गिव मी अ मिनट दोस्तों, यहाँ से ले जाओ ना इसको, ऐसे लेफ्ट लाओ। भाई नमस्कार, हाँ
हम लोग जीएस के साथ एनटीपीसी का बैच लिए हैं, तो जीएस की क्लास लेने का टाइम नहीं मिलता तो सर वैलिडिटी बढ़ाएंगे क्या आप? नहीं जी शिवम, बिल्कुल वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे हम, राइट। और सर मैं खुद बना रहा हूँ नोट्स, ठीक है प्रशांत त्यागी ना। सो दोस्तों ये पॉपअप यहाँ से हटा दो ना, ये वाली पॉपअप, हाँ ये वाली हटा दो, इसको मिनिमाइज। लो यहाँ देखो क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट्स ऑफ। चलिए दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इसका जल्दी से जवाब दें कि क्वेश्चन दिख रहा है। ये देखो साउंड सही है। क्वेश्चन दिख रहा है तो आप जल्दी जवाब दें। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स मींस अदृश्य मदों का अभिप्राय है। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स क्या है, अदृश्य मदें क्या हैं? जल्दी जवाब दीजिए बेटा, जल्दी से, नहीं तो फिर मैं आगे नहीं चलूंगा। चलो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स का मतलब है दोस्तों, यस निशांत कुमार का जवाब सही है, सर्विसेज। मुझे आगे पढ़ना भी नहीं है, 1 का ए सर्विसेज। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, भुगतान संतुलन में शामिल होता है क्या? तो ऑप्शन है विजिबल ट्रेड दृश्य मदें, बी इनविजिबल ट्रेड अदृश्य मदें, सी डेट्स ऋण, एंड डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों जल्दी से बताइए, सेकंड का क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होता है। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं बोल हिंदी में भी रहा हूं। तो भुगतान संतुलन में शामिल होता है क्या? दृश्य मदें, अदृश्य मदें, ऋण और ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए इन तीनों में कौन सा, ये इन 4 सेकंड का आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट में जवाब दें प्लीज। सेकंड का आंसर दोस्तों, निशांत कुमार ने कहा ऑल ऑफ दी अबव। निशांत कुमार तुम बहुत सही जा रहे हो और फास्ट काम कर रहे हो, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि असर्सन कथन है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट बेटर पिक्चर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। दोस्तों हिंदी में कहते हैं इसको कि भुगतान संतुलन देश की आर्थिक लेन देन का अधिक अच्छी पिक्चर दिखाता है देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब भुगतान संतुलन जो है वो व्यापार संतुलन से ज्यादा अच्छी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पोजीशन, आर्थिक अवस्था को दर्शाता है। तो दोस्तों असर्सन बिल्कुल सही है, इसका कोई ऑप्शन कोई गलत नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट। दोस्तों प्लीज इसको चार्ज पे लगाया जल्दी से। नहीं अभी काम कर रहे हैं, कर लो। दोस्तों जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसका मतलब है जो व्यापार संतुलन, जो भुगतान संतुलन है वो आयात निर्यात वस्तुओं और सेवाओं, दृश्य और अदृश्य दोनों को दिखाते हैं। लेकिन जो व्यापार संतुलन उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात हैं। इसका मतलब है असर्सन बिल्कुल सही है। एंड जो क्वेश्चन था रीजन जो उसका जो कारण है वो भी बिल्कुल सही है। दोस्तों वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोस्तों इसका आंसर ए है, ए में जाना ही नहीं है, ए इज फॉल्स। क्यों भाई ए फॉल्स? ये बहुत सारे बच्चे जो गधे लोग 2 का डी, सबने 2 का डी बोला, मैं भी देख लूं शायद यार मैं गलत तो नहीं कर रहा, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट बेटर पिक्चर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। अबे गधों ए ऑप्शन तो सही है, तो तुम लोग ये डी पे क्यों आ रहे? ए इज फॉल्स। ए फॉल्स कहां से दिख रहा है तुम लोगों को? बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट बेटर पिक्चर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। सही तो है यार, बी सही है, ए वाला सही तो है असर्सन। तो असर्सन, अच्छा ये क्या तीसरा है? ओए सॉरी यार, सॉरी। तीसरा क्वेश्चन है ये, तुम लोगों ने 2 का आंसर दिया होगा। ये जो मोनिका है और सुजीत है ये डी बी भी ना लिखे, ऐसे लिखे 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये। तो 3 का जल्दी बताओ दोस्तों सही क्या होगा? 3 का क्या? असर्सन भी सही है, मतलब कथन भी सही है, रीजन कारण भी सही है, यस और नॉट? यस रोहित, तो ये भी सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बहुत सही। तो जो कारण है वो कथन का सही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, फास्ट कम ऑन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। दोस्तों मैं आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब दे दूं कि यदि कोई कंट्री किसी प्रोडक्ट को अपने देश में बेचना बंद कर दे या महंगे दामों में बेचे एवं उसे विदेश में सस्ते दामों में बेचे तो उसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है
डंपिंग। एवरीबॉडी क्या कहते हैं? डंपिंग। तो दोस्तों एक नया वर्ड भी सीखने को मिल गया, डंपिंग। तो ऑप्शन सी सही है 4 का। तो डंपिंग का मतलब होता है जब कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में सस्ते दाम पर बेचे और उसे अपने देश में बेचना बंद कर दे या महंगे दाम में बेचे। तो वहीं दोस्तों जो चाइना है, जो जापान है, वो बार बार अपने प्रोडक्ट्स को डंप करती है, अपने प्रोडक्ट्स को डंप करती है का मतलब विदेशों में, भारत जैसे देशों में सस्ते सस्ते दामों में बेचती है। क्यों? अगेन इसलिए जिससे वो भारत जैसे घरेलू बाजार को ग्रैब कर सके और पूरा भारतीय घरेलू बाजार चाइना और जापान के प्रोडक्ट्स के गिरफ्त में आ जाए। इसलिए दोस्तों आप देखिए दोस्तों, इंडिया में आप जरा ऑब्जर्व करिए, पूरा जो मोबाइल मार्केट है, आप देखिए इंडियन कंपनीज माइक्रोफोन, क्या नाम था उसका? हाँ भाई नाम बताओ इंडियन कंपनीज की मोबाइल का। दोस्तों माइक्रोमैक्स, लेनोवो, ये कहीं देखने को मिलते हैं क्या? स्पाइस देखने को मिलते हैं क्या? भाई साहब खत्म हो चुके। पूरे बाजार में तुम्हें देखिएगा ओप्पो, पूरे बाजार में देखिएगा वीवो। अरे बोलो हाँ है ना? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डंपिंग इन आवर कंट्री। सो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ अ रुपी मीन्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ अ रुपी मीन्स नथिंग दिस डेप्रीसिएशन जो हो रहा, एप्रीसिएशन जो हो रहा, और आजकल जैसे $1, जैसे मान लो $1 ये जो 60 रुपए का है, सो दिस इज कॉल्ड फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। तो फुल कन्वर्ट, ये इकोनॉमिक्स का एक और नया टर्म मिल गया, इसीलिए क्वेश्चन कराते हैं जिससे आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएं। तो देख लीजिए, फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का पूर्ण कन्वर्टेबिलिटी कहलाता है। तो ऑप्शन ए, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर अ रुपी ओनली, कि विदेशी मुद्राओं को सिर्फ रुपए से खरीदना नहीं। पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ रुपी, के इंपोर्ट्स आयात का पेमेंट करना इन टर्म्स ऑफ रुपी नहीं। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन इन टर्म्स ऑफ रुपी, जो लिया गया ऋण है उसका भुगतान करना नहीं। डी है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रुपी एंड फॉरेन करेंसी फ्रीली बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो दोस्तों आंसर इज व्हाट? तो आंसर इज 5 का डी। तो 5 के डी का आंसर है, यस सुजीत, 5 के डी का आंसर है कि क्या इंडिया डंपिंग करता है? अबे इंडिया के पास खुद प्रोडक्ट नहीं है, तू कह रहा डंप करेगा विदेश में। राजेश बरौदी जिंद हरियाणा से हैं ये, तो इंडिया डंपिंग कभी नहीं करता राजेश साहब ना। तो 5 का डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आई होप इस तरह से अर्थशास्त्र ना तो बेटा तुमने इमेजिन की होगी और ना तुम इमेजिन कर पाते, ऐसा कॉन्सेप्ट यहां सिखाया जा रहा है। और बेटा अब भी अगर तुम्हारी अर्थशास्त्र नहीं सुधरी और अब भी तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, और तुमने अपने माँ बाप से गद्दारी करी होगी और मेरे से और अपने टीचर से और अपने आप से, अगर तुम्हारी अब भी सरकारी नौकरी ना लगे तो बेटा मन लगा के पढ़ो, बिल्कुल कमर कस लो, 5-6 महीने बाद सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर। ये तो तुम ऐसे ही लपेट दोगे जैसे सामने हलवा रखा होगा खा लिया। चलो हटाओ, इस क्वेश्चन का अपन जवाब भी नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनीज बाय फॉरेन कंपनीज कॉल। हटाओ दोस्तों, ये बकवास सवाल, इतने छोटे छोटे टुच्चे क्वेश्चंस को मेरे सामने मत लाओ। दोस्तों बाइंग ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनीज बाय द फॉरेन कंपनीज। 7 के जवाब, सवाल के जवाब का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता, क्योंकि दोस्तों आप इतना बच्चा क्वेश्चन मेरे सामने लाओगे और इतना बच्चे क्वेश्चन तो हम नहीं, ये हमारे बच्चे जवाब देंगे इसका। चलो दोस्तों, अगर कोई भारतीय कंपनी इसका विदेशी कंपनी शेयर्स खरीदे और बॉन्ड्स खरीदे तो इसे क्या कहते हैं? जल्दी जवाब दो। 6 का जवाब सिर्फ 2 बच्चों ने दिया, रोहित शर्मा और मोनिका। बाकी सब कहां मर गए तुम लोग? जल्दी आओ वापस। नाउ 8th, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड। दोस्तों ये बढ़िया सवाल है। दोस्तों 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते, सीख लो, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाए। तो एक होता है, बस इतनी क्वेश्चन है आज के लिए। तो दोस्तों 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और एक होता ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो ये 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड तो बस आप लोग इतना सा समझ लो, यदि कोई निवेश इसलिए किया जाए फॉर अर्निंग मनी, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, लाभ हेतु, तो उसे कहते हैं इंड्यूस्ड।
तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब प्रॉफिट मेकिंग के लिए निवेश करें तो इंड्यूस्ड। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब सोशल वेलफेयर के लिए निवेश किया जाए, सामाजिक कल्याण के लिए निवेश किया जाए तो ऑटोनोमस। जितने भी प्राइवेट सेक्टर जैसे कंपनीज हैं ये जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी तरह से जो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है उसका मतलब क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, उसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इंड्यूस्ड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड एज। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आंसर इज इंड्यूस्ड। बस भाई मिलते हैं अगली क्लास में विद द न्यू चैप्टर। और एंजॉय करो बेटा, जब तक खूब पढ़ाई करो दे दनादन, और टाइम्स कोचिंग के बारे में ज्यादा ज्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को लोगों से बोलो सब्सक्राइब करें। अगर बेटा तुम्हें लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे और तुम लोग कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो जिससे हमारे दिल से दुआएं निकले और जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ, अरे तो वैसे ही हो जाओगे। तो दोस्तों ज्यादा ज्यादा हमारे टाइम्स कोचिंग के बारे में तुम्हारे जितने भी ग्रुप हों उन सारे ग्रुप में सेंड करो। जितने बच्चे एफबी यूज करते हैं उतना करो। तो मैं बता दें कि आज ग्रैंड सक्सेस टाइम्स कोचिंग को क्यों मिली है, इसके पीछे कारण यह है कि जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं, हजारों बच्चों ने ऑफलाइन में हमें इतनी दुआएं दी, इतना प्रेस किया, और उन बच्चों ने बहुत अपने एफबी पर, व्हाट्सएप पर शेयर किए बार बार। और दोस्तों पूरे हिंदुस्तान को पता चला कि टाइम्स कोचिंग सेंटर में किस तरह से पढ़ाई होती है, और बहुत सारे बच्चे ज्यादा कनेक्ट हुए और आप भी उसका हिस्सा बन पाए। इसी तरह से आप चाहते हो कि बहुत सारे बच्चों का भला हो और ज्यादा जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, अभी इतने सस्ते कोर्स लाने का पर्पस क्या है, पर्पस सिर्फ यही है कि हर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो पाए, राइट। सो हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय।